नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। देखो मेनली जो डिपेंडेंसीज हमने स्टडी की, फंक्शनल डिपेंडेंसीज को हमने पढ़ा, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के अंदर हमने डिपेंडेंसीज को डिस्कस किया, किस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट डिपेंडेंसीज जो है नॉर्मलाइजेशन के अंदर वर्क करती है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने एक लॉसलेस डिकम्पोजिशन पढ़ा था टेबल्स के अंदर, जिसके अंदर टेबल को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो डेटा का कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा टपल्स जनरेट नहीं होनी चाहिए और डुप्लीकेट डेटा जनरेट नहीं होना चाहिए, है ना। इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जब डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो देखो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, है ना। तो जो डिपेंडेंसीज दी गई है एक टेबल के ऊपर, एक रिलेशन के ऊपर, डिकम्पोजिशन करने के बाद, यानी जब टेबल को आप नॉर्मलाइजेशन के अंदर पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हो किसी भी नॉर्मलाइजेशन के अंदर, तो उस टाइम उनकी डिपेंडेंसी जो है, फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है, वो प्रिजर्व रहनी चाहिए, वो संरक्षित रहनी चाहिए। उन डिपेंडेंसीज पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने टेबल को डिकम्पोज किया तो सारी सारी डिपेंडेंसीज ही वहां पे लेस हो गई, है ना। तो डिपेंडेंसीज का लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले देखो इसका इंट्रोडक्शन अपने देखते हैं। गिवन ए रिलेशन स्कीमा, एक रिलेशन दिया हुआ है हमें और उसके अंदर दो कॉलम्स हैं एस एंड एफ। ठीक है, where f is the associated set of functional dependencies on the attributes in s। ठीक है, यानी f जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट है एट्रीब्यूट्स s के ऊपर। r is decomposed into the relational scheme r1 r2 rn। r जो आपकी टेबल है या जो रिलेशन है उसको हम डिकम्पोज करते हैं नॉर्मलाइजेशन के अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो R1 R2 और R3 इस प्रकार से कुछ टेबल के डिकम्पोजिशन यहाँ पे अवेलेबल है विद द फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो जो भी हम करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज की सहायता से करते हैं विद द फंक्शनल डिपेंडेंसीज F1 F2 Fn। ठीक है, then this decomposition of R is dependency preserving। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग कब होगा? देखो एक रिलेशन है R, ठीक है, उसके डिकम्पोजिशन है R1 R2, ठीक है, Rn, और उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज है F1 F2 Fn, इस प्रकार से। ठीक है, तो एक ये जो डिकम्पोजिशन है ये मेनली डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग कब होगा? जब देखो इफ द क्लोजर ऑफ f, यानी f का जो क्लोजर है वो जब हम वापस फाइंड करें, ठीक है, F1 यूनियन F2 यूनियन जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है उन सभी फंक्शनल डिपेंडेंसीज से अगर वापस हम f को फाइंड कर लें तो वो आपका डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, तो आपकी एक टेबल है, ये एक रिलेशन है, जो भी है टेबल कह दो या रिलेशन कह दो, उसके अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसीज f हैं। ठीक है, उसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, टेबल को आपने डिकम्पोज किया। ठीक है, डिकम्पोज करने के बाद यहां जो डिपेंडेंसीज आई उनको हमने नाम दे दिया F1, और यहां जो डिपेंडेंसीज आई
उनको हमने नाम दे दिया F2। ठीक है, अब जब मैं F1 और F2 का यूनियन करूं, F1 यूनियन F2, ठीक है, दोनों का अगर मैं यूनियन निकालूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए? मेरे पास मान लो यहाँ पे F डैश आ रहा है, ठीक है। मेनली ये कंप्लीट जो प्रोसीजर है ये अपने डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन के अंदर फॉलो करते हैं। जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है तो टेबल डिकम्पोज होगी तो कुछ डिपेंडेंसीज टेबल R1 के पास जाएगी, कुछ टेबल R2 के पास जाएगी। ठीक है, मान लो ये R है, ये R1 है और ये R2 है। तो कुछ डिपेंडेंसीज आपकी R की जो है वो R1 के पास जाएंगे, कुछ डिपेंडेंसीज जो है वो R2 के पास जाएंगी। ठीक है, जैसे अगर आपने बात करें, मान लो यहाँ पे A B C D 4 रिलेशन है यहाँ पे। ठीक है, और A और B जो है वो आपकी कीज है। ओके, A और B आपका की है और A B से फाइंड किया जा रहा है C को और C फाइंड कर रहा है यहाँ पे मान लो D को। ठीक है, और यहाँ पे B फाइंड कर रहा है B फाइंड कर रहा है D को। ठीक है, मान लो इस टाइप की कुछ डिपेंडेंसीज है तो यहाँ पे हमें टेबल को डिकम्पोज करना पड़ेगा। मान लो अगर अपने सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को ले लेते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी हम चेक करते हैं तो यहाँ पे ये आपकी की है। इट मीन्स A और B प्राइम एट्रीब्यूट है, C और D नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे ये पूरी की पे डिपेंड है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड है नॉन प्राइम पे, तो ये तो हम थर्ड नॉर्मलाइजेशन में देखते हैं, सेकंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे देखो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब इस टेबल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड कैसे करते हैं? अब देखो यहाँ पे A B और C इन तीनों को अपने को रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक बार हटा देते हैं। मान लो ये डिपेंडेंसी हमारे पास नहीं है ना, दो डिपेंडेंसी हमारे पास। ठीक है, A B to C है और B to D है। ठीक है, दो डिपेंडेंसी है मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास टेबल बनेगी दो। तो दो टेबल के अंदर फर्स्ट के अंदर आएगा हमारे पास जो एंटायर की है वो तो आनी है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की है हमारी ए बी, वो हमेशा फर्स्ट टेबल में आती है, हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और ए बी किसको फाइंड कर रहे हैं? सी को फाइंड कर रहे हैं, तो ये सी आ जाएगा। ठीक है, सी आ गया। और यहाँ पे अगर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे देखो ये प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम को फाइंड कर रहा है। इट मीन्स बी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो बी के लिए एक सेपरेट टेबल बना लो। बी के लिए हमने सेपरेट टेबल बना ली। ठीक है, रिलेशन हो गया बी डी। अब इन दोनों का हम यहाँ पे अगर बात करें तो डिपेंडेंसी ये फर्स्ट वाली तो आगे रिलेशन R1 के पास है ना, फर्स्ट टेबल के पास चली गई, और ये वाली जो है वो आ गई आपके R2 के पास। दोनों के पास दो डिपेंडेंसी थी, एक एक डिपेंडेंसी दोनों के पास चली गई है ना। अब इन दोनों को अगर आपने वापस से हम निकाले इनका यूनियन,
जैसे मान लो ये डिपेंडेंसी आपकी F1 है, ये डिपेंडेंसी आपकी F2 है, ठीक है। अब इन दोनों का अगर अपने यूनियन निकालें तो अपने पास वापिस F बनना चाहिए। F का मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, ये F था हमारे पास, दोनों मिलके क्या था हमारे पास, F था, ठीक है। अब दोनों का यूनियन हम करेंगे तो देखो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं, ए भी फाइंड कर रहा है सी को, बी फाइंड कर रहा है डी को, तो ऑब्वियसली हमें वापस एफ मिलने वाला है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी को अपने डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन बोलते हैं कि जब टेबल डिकम्पोज हो तो फंक्शनल डिपेंडेंसी भी हमारे दो पार्ट में डिवाइड होंगी, और जब उनका अपने वापस यूनियन करेंगे तो अगर हमें हमारी एफ मिल रहा है हमारा, देन द डिपेंडेंसी इज प्रिजर्व्ड। जैसे एग्जांपल फर्स्ट में हम बात करते हैं, रिलेशन आर है, ठीक है, एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी इस पे है ये, है ना, बी जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है किस पे, ए पे, यानी हमें ए की वैल्यू दी जाए तो हम बी को फाइंड कर सकते हैं। देन द डिकम्पोजिशन ऑफ आर इंटू R1 एंड R2, ठीक है, दो पार्ट में यहाँ पे टेबल को हमने डिकम्पोज किया। ऐसा क्यों किया, देखो यहाँ पे ए और बी दो यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं, सी के लिए कोई डिपेंडेंसी नहीं दे रखी है, ठीक है। हमें की फाइंड करनी है यहाँ पे, तो की कौन बन सकता है, की यहाँ पे देखो ए आपका एसेंशियल एट्रीब्यूट है जिसको कोई फाइंड नहीं कर रहा है, सी आपका एसेंशियल एट्रीब्यूट है जिसको कोई फाइंड नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला चांस हम किसको देने वाले हैं, एसेंशियल एट्रीब्यूट को। तो ए सी को देखते हैं कि वो की बनता है या नहीं बनता। तो ए सी के क्लोजर में ए सी तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ए सी हमारा आ गया। देन हम बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे ए जो है वो बी को फाइंड कर रहा है, ए जो है वो बी को फाइंड कर रहा है। तो ये ए और सी एसेंशियल एट्रीब्यूट्स के साथ क्या बन गई है, की बन गई। तो ये हमारी की बन गई। तो एक टेबल तो हमारी की के लिए बनेगी, तो ये R2 आप देख रहे हो जिसमें दो ही एट्रीब्यूट्स हैं, ए एंड सी, ठीक है। और एक टेबल हमारे उस डिपेंडेंसीज को लेकर बनेगी जो डिपेंडेंसी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। प्रॉब्लम कौन कर रही है, ये वाली कर रही है। ये देखो ए जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट है क्योंकि ये की का पार्ट है, और बी जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर तो है ये रिलेशन, बट सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं है। तो इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमें इस पार्शियल डिपेंडेंसी को हटाना पड़ेगा, और पार्शियल डिपेंडेंसी को हटाने के लिए हमें टेबल को डिकम्पोज करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इस डिपेंडेंसी को लेकर हम यहाँ पे एक नई टेबल बना देते हैं, ठीक है, ए बी एट्रीब्यूट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे दो टेबल के अंदर ये डिकम्पोज हो गया, इज लॉसलेस बिकॉज द फंक्शनल डिपेंडेंसी ए बी is contained in R1 and the common attribute A is a key of R1। अब यहाँ पे ये लॉसलेस है। लॉसलेस क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे A जो है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। A जो है वो यहाँ पे R1 के अंदर की का काम कर रहा है। एक टेब यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो कॉमन एट्रीब्यूट हो वो दोनों में से किसी एक टेबल में की होना चाहिए, तो आपका जो डिकम्पोजिशन है वो हमेशा क्या रहेगा, लॉसलेस रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें तो देखो ये डिपेंडेंसी प्रिजर्व भी है। डिपेंडेंसी प्रिजर्व कैसे है, देखो यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंसी क्या थी,
ए और बी दो, यही डिपेंडेंसी थी हमारे पास। ठीक है, ये तो की है, यहाँ तो कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं R2 में, तो केवल डिपेंडेंसी किस में है, R1 में है, तो केवल हमारे पास F1 है। तो F1 में भी वही है जो आपका F था, तो यहाँ पे हमें यूनियन तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। यूनियन क्यों नहीं कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास डिपेंडेंसी एक ही F1, F2 यानी R2 के अंदर कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं। दो एट्रीब्यूट है, दोनों ही क्या है, की है, कंप्लीट कैंडिडेट की है। सेम एग्जांपल देखो, यहाँ पे ए फाइंड कर रहा है बी को, ठीक है, देन द डिकम्पोजिशन ऑफ आर इंटू R1 और R2 दोनों में डिकम्पोज हुआ, इज नॉट लॉसलेस because the common attribute B does not functionally determine either A or C. It is not a key of R1 और R2. अब यहाँ पे देखो कॉमन एट्रीब्यूट किसको ले लिया डिकम्पोज करते टाइम, बी को ले लिया, तो क्या ये लॉसलेस होगा, नहीं हो सकता लॉसलेस, ये लॉसी होगा। लॉसी क्यों होगा, क्योंकि बी दोनों ही टेबल के अंदर की नहीं है। हमने फाइंड किया था की क्या है हमारे पास, AC है, की तो हमारे पास मेनली AC था। ठीक है, और इस टेबल के अंदर की A है, B नहीं है। अगर ये इस प्रकार से डिपेंडेंसी होती ना, अगर B फाइंड कर पाता A को, तब ये हम ये कह सकते थे कि ये डिपेंडेंसी जो है वो मेनली लॉसलेस है, लॉसलेस डिकम्पोजिशन है, क्योंकि यहाँ पे बी जो है वो की का काम कर रहा है। ठीक है, लेट आर एक रिलेशन है ABCD फॉर एट्रीब्यूट्स और फंक्शनल डिपेंडेंसीज यहाँ पे दे रखी है, देखो। ठीक है, 3 फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी है, मैं यहाँ पे डिपेंडेंसीज ड्रॉ कर लेता हूँ। ए जो है वो फाइंड कर रहा है बी को, और ए जो है वो फाइंड कर रहा है सी को, ए फाइंड कर रहा है सी को, और सी फाइंड कर रहा है डी को। सी फाइंड कर रहा है डी को। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है कि यहाँ पे टेबल कौन से नॉर्मलाइजेशन के अंदर है, कौन से नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। तो सबसे पहले तो फाइंड करो की। ठीक, इसके अंदर की क्या है, देखो की क्या है मेनली, अगर हम बात करें, ए फाइंड कर रहा है बी को, ए फाइंड कर रहा है सी को, सी फाइंड कर रहा है डी को, यानी एसेंशियल एट्रीब्यूट हमारे पास ए है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए को ही चांस देते हैं, क्या ए की बन सकता है, ए का क्लोजर फाइंड करो। देखो ए के क्लोजर के अंदर यहाँ पे ए खुद आएगा, और ए सॉरी, ए किसको फाइंड कर पा रहा है, ए मेनली बी को फाइंड कर पा रहा है, और ए सी को भी फाइंड कर पा रहा है, और फिर सी जो है वो डी को फाइंड कर पा रहा है, यानी हमारे पास कंप्लीट रिलेशन अवेलेबल है ए के क्लोजर में। इट मीन्स ए बिकम्स ए कैंडिडेट की। ए यहाँ पे क्या बन चुका है, कैंडिडेट की बन चुका है, तो यहाँ पे की हमारे पास ए हो गया। ओके, अब हम चेक करते हैं, देखो कि अगर कोई सिंगल एट्रीब्यूट हो,
तो यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी के चांसेस नहीं हो सकते, क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी कब होती है? जब कोई नॉन की एट्रीब्यूट की के पार्ट पे डिपेंडेंट हो। तो यहाँ की का पार्ट तो है ही नहीं, सिंगल एट्रीब्यूट है, तो पार्ट होने के तो कोई चांसेस ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं, इसका मतलब ये टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर तो है। थर्ड में है या नहीं है? यहाँ पे देखो, थर्ड के अंदर मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। थर्ड का क्या है? नॉन की एट्रीब्यूट अगर किसी दूसरी नॉन की एट्रीब्यूट को फाइंड करे तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर प्रॉब्लम मानी जाती है। अब यहाँ पे देखो, बी, सी और डी ये तीनों नॉन की एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो देखो यहाँ पे ये आपकी एक डिपेंडेंसी जो है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। सी फाइंड कर रहा है डी को, सी भी नॉन प्राइम है, डी भी नॉन प्राइम है, तो यहाँ पे नॉन प्राइम को फाइंड कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये टेबल इट मीन्स थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं इसके अंदर किस प्रकार से डिकम्पोज किया गया है। देन द डिकम्पोजिशन ऑफ आर इनटू R1। ठीक है, एक तो ये टेबल बनाई गई है जिसके अंदर आपकी कैंडिडेट की रखी गई है और कैंडिडेट की जिन जिन को फाइंड कर रहा है उसको रखा गया है। तो ए जो है वो बी को फाइंड कर रहा है और सी को फाइंड कर रहा है। इट मीन्स ए बी सी एक हमने टेबल बना दी विद द फंक्शनल डिपेंडेंसी दैट। इसके अंदर ये दो डिपेंडेंसीज रखी गई है ना, ये दोनों डिपेंडेंसीज फर्स्ट टेबल के अंदर रखी गई है, तो इनको नाम दे देते हैं हमने F1। ठीक है, एंड R2 सेकेंड जो प्रॉब्लम कर रही थी हमारे C2D डिपेंडेंसी प्रॉब्लम कर रही थी, जिसको हमने अलग टेबल के अंदर कर दिया, तो ये डिपेंडेंसी F2 आ गई हमारी। ठीक है, ये डिपेंडेंसी हमारी F2 आ गई। ठीक है, टेबल हमारी डिकम्पोज हो गई। इन दिस डिकम्पोजिशन ऑल द ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसीज कैन बी लॉजिकली derived from F1 and F2, hence the decomposition is dependency preserving also। देखो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ओरिजिनल डिपेंडेंसीज थी वो दो डिपेंडेंसीज तो आपकी की के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, देखो, if in this decomposition all the original dependencies, original functional dependencies यानी ये तीनों 1 2 and 3, ये तीनों ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसीज कैन बी लॉजिकली derived from F1 and F2। ठीक है, hence the decomposition is डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। देखो लॉजिकली किस प्रकार से ड्राइव्ड होती है। ये डिपेंडेंसी थी A to B, ठीक है, और ये था A to C। और इधर आपका C to D। ठीक है, ये F1 है और ये F2 है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस साइड देखो आपकी A to B डिपेंडेंसी है, तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं इसके रेफरेंस में। तो देखो A to B जो है वो यहाँ पे एक हम क्लोजर फाइंड करते हैं, क्या ये डिपेंडेंसी पूरे टेबल को फाइंड कर पाती है? तो ए के अंदर ए तो हो गई और ए से हम फाइंड कर रहे हैं बी को। ठीक है,
बी से हम फाइंड कर रहे हैं सी को, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। देन सी से फाइंड करें हम डी को, ठीक है। इसी प्रकार हम ए का दोनों में हम निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा। अगर इधर वाले के लिए हम निकालते हैं देखो तो क्या आता है, ठीक है, इसके रेफरेंस के अंदर, ठीक है। तो अगर हम बात करें C2 डिपेंडेंसी डी की, C2 डी डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें तो देखो C क्या फाइंड करता है, C मेनली खुद को फाइंड करता है, ठीक है, और D को फाइंड करता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो देखो इस डिपेंडेंसीज के रेफरेंस में इधर हमारे पास क्या क्या डिपेंडेंसी है, दोनों डिपेंडेंसीज ए के ऊपर है, ठीक है। तो ए और ए फर्दर फाइंड करता है बी को भी, और सी हमारे पास पहले से अवेलेबल है, ठीक है। इट मीन्स ये डिपेंडेंसी जो है वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है, दोनों के दोनों टाइप की डिपेंडेंसी, F1 एंड F2 दोनों डिपेंडेंसीज यहाँ पे डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है, क्योंकि दोनों कंप्लीट रिलेशन को फाइंड करके दे रही है। द कॉमन एट्रीब्यूट सी फॉर्म्स ए की ऑफ R2। देखो दोनों के अंदर कॉमन एट्रीब्यूट कौन है, सी है ना, ये वाला एट्रीब्यूट कॉमन है। तो लॉसलेस होने के लिए क्या कंडीशन है कि सी जो है वो दोनों में से किसी एक में की होना चाहिए, तो ये टेबल R2 के अंदर की का काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये की बना हुआ है, इट मीन्स डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस, ठीक है। अगर सी की नहीं होता दोनों टेबल में तो ये लॉस ही हो जाता, बट सी दोनों के अंदर की है, इट मीन्स दैट इज लॉसलेस। नेक्स्ट एग्जांपल, ABCD 4 एट्रीब्यूट्स हैं, ये हमारी डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेबल कहाँ स्टैंड करते हैं, कौन से नॉर्मल फॉर्म के अंदर। ए बी को फाइंड कर रहा है, ए सी को फाइंड कर रहा है, ए डी को फाइंड कर रहा है, वेरी गुड। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो टेबल जो है वो कंप्लीटली नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एसेंशियल एट्रीब्यूट ए है, ठीक है, और की भी आपका ए आने वाला है, ए जो है वो आपका कैंडिडेट की बनने वाला है, ठीक है, ए आपका कैंडिडेट की बनने वाला है, ठीक है, और सबको कौन फाइंड कर रहा है, ए ही फाइंड कर रहा है। इट मीन्स ये जो नॉर्मलाइजेशन है, ये जो टेबल है, ये एक्चुअली BCNF तक नॉर्मलाइज्ड है। देन द डिकम्पोजिशन ऑफ R, देखो फिर भी यहाँ पे डिकम्पोजिशन अप्लाई किया गया है। ABC एक टेबल बनाई गई है और BC दूसरी टेबल बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे B और C को लेकर अलग टेबल बनाई गई। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज तो मेनली A टू B तो इस टेबल के पास जाएगी, क्योंकि A और B इसके अंदर अवेलेबल है, A और D भी इसके अंदर अवेलेबल है, तो दोनों इसके पास जानी, ठीक है। अब बच गया एक डिपेंडेंसी, कौन, A टू C। देखो A और C फर्स्ट टेबल के अंदर भी नहीं है, A और C सेकंड टेबल के अंदर भी नहीं है, ये डिपेंडेंसी अब लॉस हो जाएगी। अगर हम वापस यूनियन फाइंड करेंगे तो ये डिपेंडेंसी हमारे पास नहीं आएगी। यही प्रॉब्लम होती है डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन का ध्यान रखने के लिए, है ना। ये डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन का एग्जांपल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी A टू C जो है वो लॉस होने वाली है,
देखो फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे R2 के अंदर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक छोड़ रखा है यहाँ पे। इज लॉसी बिकॉज द कॉमन एट्रीब्यूट बी इज नॉट ए कैंडिडेट की। ठीक है, दोनों के अंदर कॉमन एट्रीब्यूट बी है और बी जो है वो कैंडिडेट की नहीं है। कैंडिडेट की कौन है? यहाँ पे कैंडिडेट की ए है। तो यहाँ पे अगर ए आता तो ये डिपेंडेंसी प्रिजर्व होती, कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना, यहाँ पे ए सी आ जाता। बट यहाँ पे ए नहीं आने की वजह से यहाँ पे ये डिपेंडेंसी जो है वो यहाँ पे लॉस कर गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें जब भी टेबल को हम डिकम्पोज करें फाइनली, तो ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान रखें कि जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो कैंडिडेट की हो, तभी आपकी टेबल जो है वो डिपेंडेंसी प्रिजर्व होगी। इन एडिशन द फंक्शनल डिपेंडेंसी AC is not implied by any functional dependencies R1 R2, thus the decomposition is not dependency preserving। ठीक है, इसलिए डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं हो सकता। थैंक यू। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।